इसको शुरू करने से पहले हम यहाँ पे रेड न्यूक्लियस के एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स को देख लेते हैं, क्योंकि बुक के अंदर वो मेंशन है। तो पहले इसके एफरेंट फाइबर्स देखते हैं। एफरेंट फाइबर एक तो पहले कॉर्टेक्स से आएंगे, जिसे हम कहेंगे कॉर्टिकोरुब्रल फाइबर्स। दूसरा सेरिबेलम से आते हैं यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं डेंटोरुब्रोथैलेमिक फाइबर या डेंटोरुब्रल फाइबर्स। इसके अलावा बेसल गैंग्लिया से भी यहाँ पे आते हैं। अब बेसल गैंग्लिया कौन कौन से स्ट्रक्चर से? एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से यहाँ पे आएंगे, सबस्टेंशिया नाइग्रा से यहाँ पे आएंगे और सब थैलेमस से यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से भी रेड न्यूक्लियस के पास एफरेंट फाइबर्स आएंगे। अब इफरेंट फाइबर्स देख लेते हैं, जो कि रेड न्यूक्लियस से निकल के जाते हैं। पहले जो हैं स्पाइनल कॉर्ड, रुब्रोस्पाइनल फाइबर जिसे हम कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा जाते हैं ये रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, जिसे हम कहते हैं रुब्रो रेटिकुलर फाइबर्स, और जाते हैं थैलेमस के पास, जिसे रुब्रोथैलेमिक फाइबर्स कहते हैं हम। इसके अलावा सबस्टेंशिया नाइग्रा, जिसे हम रुब्रोनाइग्रल फाइबर्स कहते हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास। तो ये चीज़ें होगी। कॉर्टेक्स से आएंगे, सेरिबेलम से आएंगे, बेसल गैंग्लिया के लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, सबस्टेंशिया नाइग्रा और सब थैलेमस से। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से आएंगे। और इफरेंट फाइबर्स जो होंगे यहाँ पे वो स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएंगे, रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास जाएंगे, थैलेमस के पास जाएंगे और सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास जाएंगे। अब हम इसके क्लिनिकल्स की तरफ आते हैं। तो पहला क्लिनिकल है वेबर सिंड्रोम। वेबर सिंड्रोम के अंदर यहाँ पे जो ब्लू कलर का एरिया शो किया हुआ है, यहाँ पे जो है लीजन हो जाती है। तो इस लीजन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डैमेज हो रही हैं? एक तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ पे डैमेज हो रही है। इसके साथ यहाँ पे जो मोटर ट्रैक्स थे, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स थे, वो डैमेज हो रहे हैं। अगर थर्ड नर्व यहाँ पे डैमेज हो रही है तो हमें यहाँ पे थर्ड नर्व पाल्सी नज़र आएगी। थर्ड नर्व पाल्सी में हमें पता है कि जो क्रेनियल नर्व है, इसके दो तरह के फाइबर्स थे हमने जो यहाँ पे देखे थे, जनरल सोमैटिक इफरेंट फाइबर एंड जनरल विसरल इफरेंट फाइबर। जनरल सोमैटिक इफरेंट फाइबर जो हैं वो आई के मसल्स को सप्लाई करते हैं। हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है SO4 और LR6। और इसके अलावा जो बाकी मसल्स बच जाते हैं आई के, एक सुपीरियर ओब्लिक को फोर्थ क्रेनियल नर्व यानी कि ट्रोक्लियर नर्व और सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो है लेटरल रेक्टस को सप्लाई करती है। इसके अलावा जो है सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक, ये बाकी सारे। इसके अलावा जो पीपल का मसल हमारा लेवेटर पाल्पेब्री सुपीरियरस मसल होते हैं, इसको भी ये सप्लाई करते हैं। तो जब इसकी लीजन हो जाएगी, जनरल सोमैटिक इफरेंट फाइबर की लीजन हो जाएगी, तो इसकी वजह से हमें आइज़ डाउन एंड आउट नज़र आएंगी। और अगर जनरल विसरल इफरेंट फाइबर का लीजन हो गया तो ये जो है वो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर मसल को सप्लाई करते हैं, सिलियारस मसल को सप्लाई करते हैं। अगर आपने मेरी ओकुलोमोटर वाली नर्व देखी है तो उसके अंदर आपको ये पता होगा कि इसने ये सारी चीज़ें उसके अंदर मैंने पहले एक्सप्लेन की कि कौन सी चीज़ किसको सप्लाई करती है। और वेबर सिंड्रोम भी मैं वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे जनरल विसरल इफरेंट फाइबर की। जनरल विसरल इफरेंट फाइबर अगर सिलियारस मसल को सप्लाई नहीं करेगी तो अकोमोडेशन रिफ्लेक्स जो है वो ख़राब हो जाएगा और ब्लरीनेस ऑफ विजन होगी। और इसके अलावा पीपल भी अगर कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ज़्यादा लाइट होगी तो उससे भी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, वरना पीपल जो है कंस्ट्रिक्ट हो जाता है और लाइट कम अंदर जाती है। अगर लाइट अंदर ज़्यादा जाएगी तो उससे अंदर लाइट की रिफ्लेक्शन होगी, जिसकी वजह से डबल विजन होगी, ब्लरिंग ऑफ विजन होगी। तो ये वेबर सिंड्रोम अगर ये है थर्ड नर्व पाल्सी की वजह से। और अगर यहाँ से कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स अगर डैमेज हो गए तो हमें पता है कि ये जो कॉर्टिकल फाइबर जो डिसेंडिंग ट्रैक्स यहाँ पे आ रहे होते हैं, इन्होंने मेडुला के लेवल पर डेक्यूजेट करना होता है। तो यहाँ पे जब वो आएंगे, अगर यहाँ पे लीजन हुआ, अगर लेफ्ट साइड का लीजन हुआ तो जो इफेक्ट्स हैं वो हमें राइट साइड पर नज़र आएंगे। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया नज़र आएगा। वेबर सिंड्रोम का इतना ही है। इसके बाद आ जाते हैं बेनेडिक्ट सिंड्रोम की तरफ। तो बेनेडिक्ट सिंड्रोम के अंदर हमें ये नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे लीजन होती है। पहले वाला जो हमने वेबर सिंड्रोम देखा था वहाँ पे क्रस सेरिब्राई के लेवल पर लीजन हुई थी, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ क्रस सेरिब्राई है तो यहाँ पे टेगमेंटम के लेवल पर। तो देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं। पहले तो ये थर्ड क्रेनियल नर्व यहाँ पे डैमेज हो रही है, रेड न्यूक्लियस डैमेज हो रहा है। इसके अलावा मीडियल लेमिनिस्कस जो यहाँ पे था, ये ग्रीन वाला स्ट्रक्चर, इसमें मीडियल लेमिनिस्कस हमने देखा था, वो ये तीन चीज़ें यहाँ पे डैमेज हो रही हैं। अगर यहाँ पे क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है तो जो सारे सिंड्रोम हमने सारे सिम्टम्स हमने वेबर सिंड्रोम के अंदर देखे हैं वो सारे थर्ड नर्व पाल्सी वाले इसके अंदर नजर आएंगे। इसके अलावा रेड न्यूक्लियस अगर यहाँ पे डैमेज हो रहा है तो हमें पता है कि रेड न्यूक्लियस से जो है फाइबर्स जाके इन्होंने सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास जाना होता है, सब थैलेमस के पास जाना होता है, तो ये जाके बेसल गैंग्लिया की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। और रुब्रोस्पाइनल फाइबर्स हमें वैसे भी पता है कि वो फ्लेक्सर मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। तो अगर रेड न्यूक्लियस डैमेज होगा, यहाँ पे हेमिकोरिया और एथिटोसिस हमें नजर आएगा, वॉलंटरी मूवमेंट यहाँ पे होगी।
और मीडियल लेमिनिस्कस हमें पता है कि ये टच पेन टेम्परेचर वाली फाइबर्स को जो लेके सेंड करवा रहा था। तो अगर ये वाली चीज़ हो जाएगी और ये इनकी ऑपोजिट साइड पे, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रालैटरल साइड पे ही होगी, लेकिन वहाँ पे हमें नजर आया था कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस, यहाँ पे हमें नजर आएगा कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया, क्योंकि ये स्पाइनल फाइबर, क्योंकि ये असेंडिंग ट्रैक्स की वाले फाइबर हैं, तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं। तो अब हम दोबारा से रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है तो यहाँ पे हमें थर्ड नर्व पाल्सी नज़र आएगी, रेड न्यूक्लियस की वजह से हेमीकोरिया और एप्सिटोसिस नज़र आएगा, और मीडियल लेमिनिस्कस की वजह से कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया नज़र आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लॉट सिंड्रोम। क्लॉट सिंड्रोम के अंदर अब रेड न्यूक्लियस डैमेज होगा और साथ में थर्ड क्रेनियल नर्व भी डैमेज होगी। तो इस वाली साइड पे हमें जो है लीजन नज़र आता है। अब आप ये देखिए, अगर ये थोड़ा सा ये हमें सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर हमने ड्रॉ किया हुआ है, इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल अगर वह थोड़ा डीप चला जाएगा तो हमने वहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल की डेक्यूजेशन भी देखी थी, तो वो सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल की डेक्यूजेशन भी यहाँ पे डैमेज हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे रेड न्यूक्लियस का डैमेज हो सकता है और सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल्स का डैमेज हो सकता है, और साथ में जो है क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 3 जैसे कि वेबर सिंड्रोम के अंदर हमने देखा था या फिर बेनेडिक्ट सिंड्रोम के अंदर हमने देखा था, वही थर्ड नर्व की पाल्सी होगी जिससे वो आइज डाउन एंड आउट होंगी और ब्लरिंग ऑफ विजन होगी, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा, मतलब कि थर्ड नर्व पाल्सी हो जाएगी। अगर सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल्स का डैमेज हो, कॉन्ट्रालैटरल सेरिबेलर एटेक्सिया हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि सेरिबेलम हमें पता है कि अगर सेरिबेलम नहीं भी होगा तब भी हम मूव कर पाएंगे, लेकिन जो है वो सेरिबेलम जो है इसकी कोऑर्डिनेशन सही मूवमेंट करवाता है, तो यहाँ पे एटेक्सिया होगा, इनकी गेट सही नहीं होगी पर्सन की। और अगर रेड न्यूक्लियस का डैमेज हो तो ये भी हमने पहले देखा था कि यहाँ पे एथिटोसिस और हेमीकोरिया हमें नज़र आएगा। तो ये वाला क्लॉट सिंड्रोम भी कंप्लीट। अब हम मिड ब्रेन के सारे सिंड्रोम्स को एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो अगर लीजन इस वाले लेवल पर हुआ जहाँ पे मैं पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ, इस वाले सारे लेवल पर हुआ, तो इसे हम कहेंगे वेबर सिंड्रोम। देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। एक तो यहाँ पे जो कॉर्टिकल फाइबर जो कि डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, कॉर्टिको स्पाइनल, कॉर्टिको न्यूक्लियर, और साथ में क्रेनियल नर्व नंबर 3। अब क्रेनियल नर्व नंबर 3 का अगर डैमेज होगा तो यहाँ पे ओकुलोमोटर पाल्सी हो जाएगी, और इन ट्रैक्स के डैमेज की वजह से कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लीजिया नज़र आएगा। अगर लीजन हो गया इस लेवल पर तो उसके अंदर रेड न्यूक्लियस डैमेज हो जाएगा, थर्ड क्रेनियल नर्व डैमेज होगी और मीडियल लेमिनिस्कस डैमेज होगा। इसके अंदर वही जो पहले थर्ड नर्व पाल्सी नज़र आएगी रेड न्यूक्लियस की वजह से, क्योंकि जो रूब्रोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं फ्लेक्सर मसल्स को सप्लाई करते हैं, तो अब नॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी उनकी, और जो है मीडियल लेमिनिस्कस के डैमेज की वजह से टच पेन, टेम्परेचर टच प्रोप्रियोसेप्टिव और ये फाइन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वाली सेंसेशन जो हैं वो लॉस हो जाएंगी। उसके बाद क्लॉट सिंड्रोम की वजह से आते हैं, तो उसके अंदर बिल्कुल रेड न्यूक्लियस और यहाँ पे थर्ड क्रेनियल नर्व, और अगर हम डीपली जाएं इसके तो यहाँ पे जब हम इन्फीरियर कॉरिकुलस के लेवल पर हमने देखा था तो डीपली इसके हमें नज़र आया था सुपीरियर सेरिबेलर पेडुंकल की डेक्यूजेशन। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर डैमेज हो जाएंगी। रेड न्यूक्लियस के डैमेज होने की वजह से फ्लेक्सर मसल्स की इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगी, क्रेनियल नर्व नंबर 3 की वजह से थर्ड नर्व पाल्सी होगी, और सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल के डैमेज होने की वजह से, उनकी डेक्यूजेशन के डैमेज होने की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल सेरिबेलर एटेक्सिया हमें नज़र आएगा। उसके बाद ये हमने क्लॉट सिंड्रोम देख लिया, पहले हमने वेबर सिंड्रोम देखा, देन हमने बेनेडिक्ट सिंड्रोम देखा यहाँ पे, और अब हमने देख लिया क्लॉट सिंड्रोम। अब हम देखने लगे हैं नॉर्थ नजल सिंड्रोम। तो इसके अब हम नॉर्थ नजल सिंड्रोम देख लेते हैं। तो इसके अंदर थर्ड क्रेनियल नर्व जो कि हमने उधर सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर देखी थी, और यहाँ पे फोर्थ क्रेनियल नर्व, थर्ड क्रेनियल और फोर्थ क्रेनियल नर्व डैमेज होती हैं, और सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल इनकी जो डेक्यूजेशन यहाँ पे हो रही होती है इनका डैमेज होता है। थर्ड क्रेनियल नर्व की वजह से वही थर्ड नर्व पाल्सी हो जाएगी। फोर्थ क्रेनियल नर्व पता है सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है, तो सुपीरियर ऑब्लिक जो है वो आइज़ को डाउनवर्ड और मिडली मूव कराता है, उसकी इनवर्ड रोटेशन करवाता है। तो अगर ये नहीं होगा तो आइज़ जो है अपवर्ड मूव करेंगी और लेटरली रोटेट करेंगी, ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा सुपीरियर सेरेब्रल पेडुंकल की वजह से, ये तो पता ही है कि पहले भी बताया था कि यहाँ पे कॉन्ट्रालैटरल एटेक्सिया हो जाएगा, कॉन्ट्रालैटरल सेरिबेलर एटेक्सिया। उसके बाद है पेरिनॉट सिंड्रोम। पेरिनॉट सिंड्रोम के अंदर सुपीरियर कॉलिकुलस का डैमेज हो जाता है। सुपीरियर कॉलिकुलस अगर यहाँ पे डैमेज हो जाएगा तो वर्टिकल गेज सिंड्रोम इससे हो जाता है, क्योंकि ये जो है आइज़ की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करवाता है, विजुअल रिफ्लेक्स के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे आई के जो गेज हमने देखे थे कि अगर कोई चीज़ राइट साइड पे है
तो ये वाली आई बॉल भी हमारा राइट साइड पे मूव करेगा और ये वाला भी राइट साइड पे मूव करेगा। और ये हो गया हॉरिजॉन्टल गेज़। और एक होती है वर्टिकल गेज़ के आई बॉल अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करता है। तो इसके अंदर जो वर्टिकल गेज़ है वो डैमेज हो सकती है, यानी कि आइज़ ना अपवर्ड मूव होंगी ना डाउनवर्ड मूव होंगी। इसे हम कहते हैं अपवर्ड गेज़ पाल्सी या फिर सनसेट साइन, क्योंकि जैसे सूरज गरूब हो रहा था तो उसकी तरह से आइज़ भी यूँ दरमियान के अंदर, यानी कि अभी पूरा नीचे की तरफ नहीं जा सकता, दरमियान के अंदर रहती हैं आइज़। और या फिर इसे स्क्यू डेविएशन ऑफ आई भी कहते हैं, स्क्यू डेविएशन ऑफ आई।